तो बीए के 2022 के पेपर अब कुछ महीने ही बचे हैं होने के लिए, सभी के लिए बोल रहा हूँ मैं, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर के। और आज मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह आप हिंदी साहित्य के अंदर जो हमारे पेपर में गद्यांश आते हैं और पद्यांश आते हैं, अगर हमें उनका हिंदी अर्थ ना आए तो हम किस तरह पेपर में करके आएँ कि हमें 8 में से कम 4 या 5 नंबर तो मिल जाए। ये कब मिलेंगे? तब जब आपको बिल्कुल भी नहीं आएगा। इसके लिए मैंने एक फॉर्मेट बना रखा है, ये आप देख सकते हैं। ये इतना फॉर्मेट है पूरा। इसमें ये जो कुछ भी लिख रहा है ना, इसमें कुछ भी पद के बारे में नहीं है। ये एक तरह से फॉर्मेट बनाया है मैंने कि अगर मान लो आपको पद में से कुछ भी समझ नहीं आ रही कि किसके बारे में कहना चाह रहा है, इसका क्या अर्थ है, क्या व्याख्या है, आपको नहीं हो पा रही व्याख्या, क्योंकि पेपर में इस तरह के पद आते हैं। कम से कम ये फर्स्ट वाला पेपर है, प्रथम हिंदी साहित्य का, जो ये सेकेंड ईयर के वाले की सीरीज़ है। आप इसे फर्स्ट ईयर में भी यूज़ कर सकते हैं, थर्ड ईयर में भी यूज़ कर सकते हैं। ये सबके लिए है, फॉर्मेट सबके लिए है, ठीक है, चिंता ना करें। तो पेपर में आता है कि कोई भी पद आ जाता है और उसकी प्रसंग और व्याख्या करनी होती है। अब काफ़ी बार ऐसा होता है कि हम ज़्यादा नहीं पढ़ पाते हैं, इतने पद होते हैं संस्कृत में आते हैं, कुछ समझ नहीं आते, तो हम किस तरह उन्हें पेपर में करके आएँ ताकि हमें ज़्यादा से ज़्यादा नंबर मिल जाएँ और पन्ने भी हमारे ज़्यादा भरा करते हैं। देखो, आप जानते हैं कि बीए के अंदर तो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट जो बात होती है वो होती है पन्ने भरना। मैंने इसके ऊपर पहले भी एक वीडियो बना रखी है, बस उसमें फॉर्मेट को अच्छे से नहीं दिखाया था मैंने। इस बार मैं आपको फॉर्मेट अच्छे से दिखा दूंगा ताकि आप सब नोट कर लेना अपनी नोटबुक में। सबसे पहले किस तरह लिखना है, जैसे क्वेश्चन आ गया, पहला क्वेश्चन आएगा, उसका क्या जो पद दे रहा होगा वो क्या लिखे, उत्तर लिखे। उसके बाद में वो कैसे लिखना है आपको। जैसे कि मान लो हमारे पेपर में ये पद आ गया, तो शुरुआत की जो 2 अक्षर हैं इसके, रूपनिधान, इसको लिख लो यहाँ पे। फिर यहाँ से डैश 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 करके और फिर यहाँ पे आ जाओ। लास्ट जो पद होगा ये वाला अक्षर मोहे, इसे यहाँ से लिखो। ये फॉर्मेट आपको बिल्कुल भी नहीं आएगा ना पद में, तब भी इस फॉर्मेट को आप लिख के आ सकते हैं कि इस फॉर्मेट में बिल्कुल कोई ऐसे बातें नहीं है कि भाई बिल्कुल ही ख़राब है। इसके अंदर आपको कम से कम 4-5 नंबर मिल जाएंगे। इसके अंदर जो भी ये लिख रखा है इतना कुछ लिख के आ सकते हो। आपको बिना पद में आए, आपको पद में कुछ भी नहीं आ रहा, पद्यांश जैसे गद्यांश दोनों के लिए है ये। अगर आपको कुछ भी हिंदी अर्थ में नहीं आ रहा तो भी आप इसको सेम टू सेम लिख के आ जाओगे। और इस डैश डैश लाइन है, इसमें जो भी आप सेम टू सेम, जैसे गद्यांश आ गया तो गद्यांश को तो अगर आप न्यू की न्यू उठा के और यहाँ पे चिपका दोगे ना तो भी आपको नंबर देने से कोई नहीं रोकने वाला, क्योंकि सबसे बीए में इंपॉर्टेंट होता है पढ़ना पढ़ना। अब किस तरह से, क्योंकि काफ़ी लोगों को समझ नहीं आता कि हम किस तरह से प्रसंग और किस तरह से व्याख्या करें, तो सबसे पहले शुरुआत ऐसे करनी। ये इसलिए लिखा जाता है कि भाई ये कौन से पद का उत्तर है। अब इससे क्या होगा कि इससे पता लग गया कि ये इस वाले पद का उत्तर है। हमने शुरू के अक्षर लिख लिए, लास्ट के लिख लिए, यहाँ पे शुरू के। अब अपन करनी है प्रसंग। देखिए, प्रसंग और संदर्भ काफ़ी बार अलग अलग होते हैं और काफ़ी बार एक होता है। परीक्षा में हमसे एक ही पूछा जाएगा, ऐसे नहीं पूछेगा प्रसंग संदर्भ और व्याख्या लिखे, या तो वो बोलेगा संदर्भ और व्याख्या लिखे, फिर प्रसंग और व्याख्या लिखे। मैंने इन दोनों को कॉम्बो में लिख रखा है। प्रसंग में ज़्यादातर कवि का नाम आता है और संदर्भ में उसकी विशेषता पूछी जाती है कि ये किसके बारे में है, यानी कि किस चीज़ के बारे में। जैसे मान लो राम लक्ष्मण का विवाद वाला आ गया तो राम लक्ष्मण विवाद में आ जाता है, कभी सरस्वती माता के बारे में आ जाता है, कभी किसी सुंदरता के बारे में आ जाता है। वो पद के ऊपर है, वो किसके बारे में। अगर आपको आता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं आता तो भी आप कर सकते हैं। अब देखिए किस तरह करना है। सबसे पहले प्रसंग और संदर्भ लिख दिया उसके बाद में यहाँ से स्टार्ट करना है इस तरह से। प्रस्तुत पद्यांश रीतिकाल काव्य के महत्वपूर्ण पद्यांशों में से लिया गया है। आपको विशेष तौर पे ध्यान रखना है कि आप पद्यांश को कर रहे हो तो पद्यांश लिखें और गद्यांश को लिख रहे हो तो यहाँ पे गद्यांश लिखें, ठीक है, से लिया गया है। तथा प्रस्तुत छंद, छंद तो आप लिख सकते हैं, और पद्यांश, अब ये दोनों इसलिए लिखे मैंने कॉम्बो में कि आप कोई भी एक लिख सकते हैं। अगर पद्यांश लिख रहे हैं तो पद्यांश और गद्यांश लिखते हो गद्यांश। रीतिकाल के प्रसिद्ध महाकवि। अब आपको अगर आपको पता है कि ये पद्यांश किस कवि का है तो आप कवि का नाम लिख सकते हैं। और अगर आपको सच्ची में बिल्कुल भी नहीं आ रहा कि हाँ भाई मुझे तो कवि का नाम भी याद नहीं है, तो अब क्या करें, तो अब आप कुछ नहीं, यहाँ पे लिख देना महाकवि, बस इतना ही लिख के छोड़ देना, महाकवि द्वारा रचित पद्यांश है। अब महाकवि, अब देखिए हिंदी में कुछ नहीं, हिंदी में ऐसे ऐसे शब्द ढूंढो जो भारी भारी शब्द हो, जो दिखने में और सुनने में और पढ़ने में अच्छे लगते हो। अब आप लिख दो कवि द्वारा लिखा गया, तो अब महाकवि नाम अच्छा लग रहा है सुनने में। इसके बाद अब इसमें लिखनी होती है कि पद, जो पद आया ये किसके लिए आया, नहीं इसके, ये किसके बारे में है, उसके लिए। ये संदर्भ में ये लिखा जाता है। अब मैंने दोनों को कॉम्बो कर दिया है, आप चाहो तो एक साथ दोनों ही लिख के आ सकते हो। अब प्रस्तुत पद्यांश में महाकवि, अगर कवि का नाम याद है तो ठीक है, नहीं है तो यहाँ पे, अगर तो यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट ही महाकवि
फिर आपको जो संदर्भ में आता है या फिर प्रसंग में ही लिख देना। आप एक काम करना, ये दोनों कॉम्बो एक साथ ही लिख देना। लिखना कैसे है, प्रस्तुत पद्यांश में महाकवि, कवि का नाम आता है तो ठीक है, कवि का नाम लिख दो, नहीं आता तो आगे बढ़ जाओ। द्वारा यह समझाने की कोशिश, अब कोशिश की जगह आप यहाँ पे लिख सकते हैं प्रयास किया गया है। मैंने कोशिश पहले लिख दिया, फिर बाद में मैंने बोला था ना, हिंदी में भारी भारी शब्द ढूंढो। जो टीचर जो भी पढ़े ना, अब चाहे आपको पद्यांश में कुछ भी बताता हूँ कि ये पद्यांश किसके बारे में क्या है, पर आपने जो लिखोगे ना भारी भारी शब्द, तो टीचर इतना नहीं पढ़ता है। आप जानते हैं बीए में कोई पूरा आपको 2-3 पन्ने पढ़ने नहीं बैठता है, बस शुरू की 2-3 लाइन पढ़ते हैं। जैसे पद्यांश प्रसंग में क्या देखता है वो, प्रसंग में जाता है वो देखता है भाई कवि का नाम बच्चों को याद है कि नहीं। चलो उसने 2-3 लाइन पढ़ी तो लगा हाँ भाई बच्चा जानता तो यार, हिंदी में ऐसे शब्द लिख रखे, कोई बात, कवि का नाम याद नहीं, कोई बात। उसके बाद में व्याख्या में आता है, मैं आपको बता दूंगा सब चीज़ किस तरह से लिखना है आपको। फिलहाल एक बार देख लेते हैं किस तरह से शुरुआत से ही। फिर जैसे आपने यहाँ पे लिखा, समझाने के प्रयास किया गया है कि इस पद या फिर गद्यांश में, मैंने बता दूँ इस, अब संदर्भ में क्या लिखना होता है कि किसके बारे में दिया गया है या फिर किस चीज़ के बारे में समझाया गया है। तो अब इसको आपको यहाँ पे लिखना है जो अभी आपको थोड़ा बहुत पता हो। देखिए पद्यांश में थोड़ी दिक्कत आती है, लेकिन गद्यांश में आपको बिल्कुल दिक्कत नहीं आएगी क्योंकि ये हिंदी में होते हैं, तो आप 2 मिनट में समझोगे कि किसके बारे में। जैसे ये वाला पढ़ के देखते हैं हम, तुम्हारे अंगूठे से रक्त की धारा बही, अब हृदय से रक्त की धारा बहेगी, तो मैं कैसे रोक सकूंगा, मेरे लाल मेरे चंदन जाओ यह रक्त धारा अपनी मृत भूमि पर चढ़ा दो, आज मैंने भी दीपदान किया है, दीपदान अपने जीवन की, दीप में रक्त की धारा पर तैर दिया है, ऐसा दीपदान भी किसी ने किया है, एक बार तुम्हारा मुख देख लूं, कैसा सुंदर और भोला मुख है। तो अब ये जो गद्यांश था मैंने भी कभी नहीं पढ़ा था, पर जहाँ तक है ये समझ आ रहा है कि कोई राजकुमार है जो, जिसका बलिदान ऐसा कुछ सिस्टम है। चलो पढ़ के देखते हैं थोड़ा बहुत, कि षड्यंत्र राजकुमार उदय सिंह, हाँ याद आ गया, उदय सिंह की रक्षा करने की दृष्टि से उसके पलंग पर अपने पुत्र चंदन को लिटा दिया, यानी वो बनवीर द्वारा विरोधात्मक किया था ना। आपको अगर हिस्ट्री पढ़ी हो तो समझ आ जाता। तो देखो पद्यांश में गद्यांश में कोई दिक्कत नहीं आती अगर आपने एक बार जो भी 10-15 या फिर जितने भी गद्यांश होते हैं एक बार पढ़ लिया ना, तो फिर दिक्कत नहीं आएगी पेपर में। आप समझ जाओगे कि ये टोटल हिंदी में होते हैं। दिक्कत बस गद्यांशों में आती है, और दिक्कत सिर्फ पद्यांश में आती है कि यहाँ पे पूरे संस्कृत में होते हैं। लेकिन फिर भी अगर आपको एक भी शब्द थोड़ा बहुत समझ में आ गया कि भाई किसके बारे में कहना चाहता है, तो आप डायरेक्ट यहाँ पे लिख सकते हैं। तो ये बात हो गई संदर्भ की। संदर्भ में क्या लिखना है कि ये किसके बारे में है, प्रकृति की सुंदरता के बारे में है, सरस्वती माता के बारे में है, राम परशुराम संवाद के बारे में है, या फिर कोई वन की सुंदरता या फिर स्त्री की सुंदरता, जो भी पद से रिलेटेड हो। अगर आपको थोड़ा बहुत भी आता है तो 2 ही लाइन आती है तो 2 लाइन लिख देना बस, फिर कोई दिक्कत नहीं है। इतना भी लिखा गया तो बहुत है। उसके बाद अब आती है अपनी मेन व्याख्या। व्याख्या कैसे व्याख्या करनी है। व्याख्या में सबसे शुरुआत यहाँ से करनी है, प्रस्तुत पद्यांश या फिर गद्यांश जो भी आप लिख रहे हो में महाकवि यह कहते हैं, यह समझाना चाहते हैं। अब ये देखो मैंने दोनों लाइन लिखी है, क्यों, क्योंकि पन्ने भरने हैं, हमको पन्ने भरने हैं, ठीक है। कि प्रस्तुत पंक्तियों में अब आपको कम से कम जितना भी आपको पद्यांश में आता है आपको जितना भी पद्यांश समझ में आ रहा है कि हाँ भाई ये किसके बारे में कहना चाह रहा है, किस चीज़ के बारे में, किसके बारे में, तो उसको यहाँ पे आपको लिख देना है। जितनी भी लाइन में आपको सूटेबल लगे, आपको 5 लाइन आती हो, 4 लाइन आती हो, 2 लाइन आती हो, 1 लाइन आती हो, जितना भी लिख दो। बाकी तो अपना फॉर्मेट कर लेगा सारा काम, चिंता क्यों कर रहे हो। आपको जितना आ रहा है उतना तो लिखो, आपको बस अब इसके बारे में लिखना है। बीच बीच में 1-2 लाइन को उठा टिट्टो चिपका दो, थोड़ा बहुत जितना आता है उतना लिख दो। देखो मैं भी आप ही की तरह स्टूडेंट हूँ, मैं कोई टीचर तो हूँ नहीं, बस मैंने तो एक फॉर्मेट बनाया था। इसके ऊपर पहले मैंने एक वीडियो बना रखी थी, तो उसमें काफ़ी भाइयों ने बोला कि भाई यार वो फॉर्मेट एक बार दोबारा बता देना कि फॉर्मेट में क्या क्या लिखा होता है, क्योंकि उस टाइम वीडियो ढंग से बन नहीं पाई तो फॉर्मेट लोगों को समझ नहीं आया। इसलिए मैं आपको फॉर्मेट आराम से समझा दूंगा लास्ट में, एक बार दोबारा वीडियो को स्लोली चलाऊँगा तो आप इस पूरे फॉर्मेट को लिख लेना। तो हम कहाँ पे थे कि व्याख्या में, फिर आपको जितना भी पद्य आता है पद्यांश में जितना भी आपको समझ आता है वो लिख दो। गद्यांश में तो कोई दिक्कत ही नहीं है। आपको गद्यांश में समझ नहीं आ रहा कि किसके बारे में कह रहा है, तो इसको उठाओ और यहाँ चिपका दो, इस रिक्त स्थान में चिपका दो। उसके बाद में अब आपने आगे बढ़ जाओ। तथा प्रस्तुत पद्यांश या गद्यांश की पंक्तियों द्वारा महाकवि अपने हृदय की भावनाओं को हमारे सामने अति सुंदरता शब्दों में उजागर करने का प्रयास किया है, तथा महाकवि प्रस्तुत पंक्तियों द्वारा अब खालिस्तान के भाव को हमारे सामने उजागर किया है। अब ये खालिस्तान में आप क्या लिख सकते हो, देखो थोड़ा बहुत दिमाग का खेल है। इस खालिस्तान में आप कोई भी जो आपको शब्द पद्यांश या फिर गद्यांश में जो भारी भरकम लग रहा हो कि हाँ भाई इस चीज़ के ऊपर विशेष ध्यान दिया गया है, कोई भी राम परशुराम या फिर लक्ष्मण आ रहा है तो उसके बारे में लिख दो लक्ष्मण संवाद, या फिर स्त्री सुंदरता, या फिर जिसके बारे में वैर सरस्वती माता, तो उसका बस एक शब्द यहाँ पे लिख के और भाव को हमारे सामने उजागर किया है। आगे बढ़ जाओ।
तथा बड़े ही सुंदर शब्दों में मात्र निम्न कुछ पंक्तियों द्वारा अति महत्वपूर्ण ज्ञानदेही बातों को हमारे सामने प्रस्तुत किया है तथा निम्न पंक्तियों का भाव या अर्थ कवि के हृदय से उभर कर प्रस्तुत पद या गद्य को पाठक करने वाले व्यक्ति के हृदय में सरलता पूर्वक चला जाता है तथा निम्न पंक्तियों द्वारा महाकवि, अब मैंने एक और लाइन निम्न पंक्ति द्वारा महाकवि जिसके बारे में लिखा, अगर आपको थोड़ा बहुत भी समझ आ रहा है कि ये पद किसके बारे में, तो बस थोड़ा सा यहाँ पे लिखो, उसके प्रति अपना भाव या फिर स्नेह प्रस्तुत या उजागर करता है। उसके बाद में अब इतना भर गया, आप कम से कम 2 पन्ना भर जाएगा इसमें, आराम से खुले खुले लिख के आना, इतने में इस तरह घिचपिच मत लिखना, थोड़े खुले खुले लिख के आना। फिर उसके बाद में अगर आप और भी लिखने का मन कर रहा है, अगर आपको पता है कि हाँ भाई पद किसके बारे में थोड़ा बहुत समझ आ रहा है, तो कोई भी 2 नहीं, अगर आपको समझ नहीं आ रहा है तो भी लिख सकते हो यहाँ पे, कोई भी 2 पंक्तियों को जो पद में हो, कोई भी 2 पंक्तियाँ उठाई यहाँ से, कोई से भी जो आपको पसंद हो, 2 पंक्ति उठाओ, चेप दो यार, यहाँ पे चिपका दो। निम्न पंक्तियों द्वारा कवि का भाव अति सोचनीय व गंभीर है। अब आपने पूरा पढ़ा, इसमें कहीं भी कोई भी पद के बारे में नहीं है, ये जितना भी फॉर्मेट है ना, ये मैंने सब कुछ लिख रखा है, ये किसी भी पद के बारे में नहीं है, ये सिर्फ एक कवि की महानता के बारे में इसमें सब कुछ लिखा है। ये किस लिए लिखा है, बस ताकि पन्ने भर सकें, ठीक है। उसके बाद में विशेषता, देखिए विशेषता बहुत कम होता है कि पेपर पूछते हैं काफ़ी, और पेपर में नहीं पूछते हैं, ज़्यादातर पेपर में बस प्रसंग, संदर्भ और व्याख्या ही पूछते हैं। अगर लेकिन विशेषता पूछ रहा है और नहीं भी पूछ रहे हैं ना, तो भी आप तो 2-3 लाइन में विशेषता लिख के आना है, ताकि हमारा पन्ना भरा भरा लगे और नंबर अच्छे से मिल जाए। विशेषता में अगर आपको पता हो कि पद में क्या है, समझ आ रहा है कुछ, गद्य में क्या है, कुछ समझ आ रहा है, गद्यांश में दिक्कत नहीं आती है बच्चों को, ये हिंदी में होता है, समझ आ रहा है तो ठीक है, नहीं तो अगर आपको समझ आ रहा है जितना भी, तो 1 या 2 लाइन में लिख दो। उसके बाद में अपना ये फॉर्मेट है ही, प्रस्तुत पद्यांश गद्यांश महाकवि, नाम हो तो नाम लिख दो, द्वारा लिखा गया है अगर नाम याद हो तो, अगर नहीं है तो इस पंक्ति को छोड़ देना। प्रस्तुत पद्यांश में अति सरलता तथा सुंदरता पूर्वक गद्य पद का भाव व अर्थ समझाया गया है, ये लाइन लिख दो, और 1-2 लाइन आपको जो समझ आ रही है वो लिख दो। विशेषता में ज़्यादा टाइम भी खराब नहीं करना है, विशेषता में ज़्यादा से ज़्यादा बस 5 पॉइंट या फिर 3 या 4 पॉइंट लिखने हैं अपन को, ठीक है, अधिक से अधिक 5 या फिर 3 या 4 पॉइंट बस, क्योंकि विशेषता का फिर पूछता नहीं है। तो आपको सभी को समझ आ गया होगा किस तरह फॉर्मेट को हमें अप्लाई करना है पेपर में। देखो भाई, ये फॉर्मेट सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए है जो भाई एक तरह से मेरी तरह समझ लो, जिन्हें भाई कुछ भी समझ नहीं आता पेपर में, जब हमारा सब कुछ सारे तीर बाण खत्म हो जाते हैं, तो ये उन सब के लिए ब्रह्मास्त्र काम करेगा। यानी कि मान लो हिंदी लिटरेचर में काफ़ी बच्चे होते हैं जिन्हें कभी हिंदी लिटरेचर पढ़ी नहीं है और हिंदी लिटरेचर ले ली, अब उनके समझ नहीं आ रहा कैसे करे व्याख्या, तो बस फिर उनके लिए ये फॉर्मेट है। अब मैं इस फॉर्मेट को आराम से आपके सामने वीडियो को स्लोली करके चलाऊँगा, आप इस सबको नोट कर लेना। और दूसरी बात, पेपर में किस तरह सोल्व करना है, पेपर में इसी तरह सोल्व करना है। अब आपको जैसे गद आ हो चाहे से ना हो, आपको बस इस फॉर्मेट को चिपका देना है इसी तरह जिस तरह मैंने बताया है। और इंटेलिजेंट बच्चों को तो इस फॉर्मेट की ज़रूरत पड़ेगी नहीं, ये तो बस हमारे जैसे कुछ बेचारे जिनको सिर्फ पास होना है उनके लिए है। वो बोलते हैं ना, डूबते को तिनके का सहारा, तो ये उसी तरह का है। अब आप इसे आराम से लिख लीजिए, मैं इसको स्लोली चला रहा हूँ, आप नोट कर सकते हैं सभी को। इसे मैं पढ़ देता हूँ, इसे नोट करते रहे। साथ ही साथ में मैं आपको बता दूं कि इसी तरह के बीए से रिलेटेड और भी वीडियो मैं बनाता रहूँगा। सारे सब्जेक्ट के जो अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन होते हैं वो भी बहुत जल्द बनाने वाला हूँ, तो इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर करें और लाइक करें। और साथ ही में इस वीडियो को उन लोगों के पास ज़रूर पहुँचा दें जो भाई आप एक तरह हिंदी लिटरेचर हो जिनके पास, और उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा है किस तरह व्याख्या करें हम पेपर में। देखिए, ये तिनके के लिए, जो डूबते हुए तिनके के लिए सहारा होता है ना, उसी तरह ये फॉर्मेट है, ये ब्रह्मास्त्र का काम करेगा आपके लिए। थोड़ा रुक जाता हूँ यहाँ पे, आप वीडियो को पॉज भी कर सकते हैं अगर आपको थोड़ा जल्दी लग रहा है तो। देखो भाई, मैं कोई टीचर नहीं हूँ, आप एक जैसा भाई हूँ, छोटा बड़ा भाई मान लेना। ये अपना पूरा फॉर्मेट हो गया, ठीक है। आराम से पूरे को वीडियो पॉज कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, नहीं तो यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लो, और इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो यहाँ से। देखो, मैंने 2-3 वीडियो बनाए, उसमें आप ही काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स दिया था, इसलिए मैंने ये वीडियो दोबारा बनाई। अगर जरूरत पड़े तो तीसरी बार और बना दूंगा, चिंता मत करो। अगर इस व्याख्या को बड़ा करना है तो बड़ा भी कर सकते हैं। तो अब आपको समझ आ गया कि किस तरह आपको पद्यांश और गद्यांश करना है। नो टेंशन, हिंदी लिटरेचर का काम खत्म, क्योंकि कम से कम पेपर में 8 पद्यांश आते हैं और 8 ही गद्यांश आते हैं। अगर आप उन 8 में से 4 भी इस फॉर्मेट के हिसाब से करके आ गए, 8 नंबर का आता है, 8 नंबर का पद या फिर गद आता है। अब यार टीचर 8 में से कम हमको 4 नंबर तो दे ही देगा भाई, इतनी तो मेहरबानी करेगा, 4 नंबर तो दे ही देगा। आखिरकार इतना बड़ा पन्ना भर के आ रहे हैं। और देखो, बीए में ना कुछ नहीं है, बीए में सिर्फ पन्नों की बात है कि आप कितने पन्ने भर के आ रहे हैं। जब टीचर इतना बड़ा देखेगा ना, तो टीचर कभी नहीं पढ़ने वाला आपको इतना बड़ा। टीचर को बहुत सारी कॉपी चेक करनी होती है, वो बस ज़्यादा से ज़्यादा, जैसे
पद्यांश आपने लिखा है तो उसका कवि का नाम लिखा, भाई कवि का नाम नहीं है तो प्रसंग में एक नंबर आपका काट लेगा। जैसे अगर प्रसंग 4 नंबर का 3 नंबर का आता तो आपका कवि का नाम सही नहीं है तो 1 नंबर काट लेगा, पर बाकी तो नंबर तो देगा भाई, इतना सब कुछ लिखा है तो नंबर तो देगा ना। व्याख्या आपकी कभी नहीं पढ़ेगा वो, व्याख्या बहुत कम चांस होता है, वो बस 1-2 लाइन पढ़ता है। शुरुआत में जो आपने इतना अच्छा लिखा, हिंदी में क्या है, हिंदी में भारी भारी शब्द लिखो जो टीचर को लगे हाँ भाई यार स्टूडेंट में बात तो है, दम तो है। ठीक है भाई लोगों, तो धन्यवाद आप सबका जो आपने अपना कीमती वक्त इतना दिया। अगर आपको सभी को फॉर्मेट अच्छा लगा हो तो कमेंट में ज़रूर बताएं कि भैया अगर आपने अच्छा फॉर्मेट लिखा है या फिर कुछ इसमें शुद्धि करनी है तो भी बता सकते हैं आप मुझे कि भाई ये चीज़ आपने गलत लिखी है, आप इसे भी शुद्ध कर सकते हैं, और ताकि मैं आगे कोई वीडियो बनाऊँ तो उसमें और लोगों को भी सहायता मिल सकते हैं, और सब्जेक्ट के बारे में वीडियो बनाते रहेंगे। धन्यवाद, थैंक यू। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। बेल आइकन को ऑल पे कर देना। ठीक है भाई।